फिर भी Nexon is better than XUV300 in terms of boot space, in terms of rear seat का comfort, and in terms of driver seat का comfort. Hi guys, welcome back to another video in the ownership review series, and today we have with us Tata Nexon 5-star safety वाली गाड़ी। Tata Nexon आप सब जानते हो सेफ्टी के लिए जानी जाती है और टाटा की गाड़ियाँ हम सबको बहुत पसंद आती हैं, इसलिए आज का जो रिव्यू है टाटा नेक्सॉन का है और ये इसके ओनर है मिस्टर स्वप्निल। हाय, हेलो। और ये इनसे आज हम ये समझने वाले हैं कि ये सब 4 मीटर कैटेगरी जो है एसयूवीज की बजट में अच्छी गाड़ियाँ मिल जाती हैं आपको, हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली, और बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है मार्केट। और ये 2020 की गाड़ी है, इज दैट करेक्ट? यस, अगस्त 2020 में मैंने ली थी और अभी इसको ऑलमोस्ट 3 साल हो गए मुझे ड्राइव करते हुए और 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने इसको चला लिया। तो ये लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म ओनरशिप, जैसे मान लो आपको ये गाड़ी खरीदना अभी भी चाह रहे होगे या फिर आप यूज्ड कार मार्केट में इसके बारे में सोच रहे हो, तो आपको एक फर्स्ट हैंड ओपिनियन मिलेगा कि 50,000 किलोमीटर में ये गाड़ी ने कैसा साथ दिया है आपको। तो आइए अब इस गाड़ी का वॉक अराउंड देखते हैं। देखो ये गाड़ी फेस लिफ्ट मॉडल है। नेक्सॉन का जो फेस लिफ्ट मॉडल होता है वो है नया वाला, और यहाँ पे देखो आपको इसमें ओआर बीम्स वगैरह जो है उसमें इंटीग्रेटेड आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। वेरिएंट की जहाँ तक हम बात करें, वेरिएंट इसका है XM है इस गाड़ी का वेरिएंट। भाई सबसे पहले ये जो आपने गाड़ी ली है, ये पहला सवाल यही होता है लोगों के मन में कि आपने लिया कितने का है, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द कार ऑन रोड। 2020 अगस्त में जब मैंने गाड़ी ली थी तब मुझे 870 की पड़ी थी, 870 की सब मिला के, लाइक बेस प्राइस और टैक्स और इसका आरटीओ इंश्योरेंस सब मिला के 870 की पड़ी थी मुझे। एक्सएम मॉडल है और आप देख सकते हो कि अंदर से ये काफ़ी अच्छा फील होता है। और प्राइस अगर अभी आप सुनो तो आपको ये बहुत ल्यूक्रेटिव प्राइस लगेगा, क्योंकि भाई 870 में इससे एक सेगमेंट कम की जो गाड़ियां हैं पंच वगैरह उसके भी ढंग के मॉडल्स लाने में मुश्किल होती है। अभी आप इस गाड़ी को देखो, पेट्रोल इंजन है, ये पेट्रोल मॉडल है। यस, पेट्रोल। और 3 सिलेंडर आता है इसका पेट्रोल इंजन जो टर्बो वाला होता है। वो आपको कैसा लगता है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि रिफाइनमेंट की थोड़ी कमी फील होती है, डू यू फील समथिंग लाइक दैट? देखिए पर्सनली मुझे इसका ड्राइव एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप ये दिखाओ सबको, इसमें 3 ड्राइव मोड्स मिले हुए हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट्स। तो बहुत ही कंफर्टेबली मैं इसमें स्विच कर सकता हूँ कि मैं किस ड्राइविंग मोड में इसको चलाना चाहता हूँ। और ये मतलब एक गिमिक है या फिर आपको लगता है कि नहीं इससे फर्क पड़ता है, आपको थोड़ा मतलब पावर और डिलीवरी और ये सब का डिफरेंस पता चलता है? नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर मैं इसको हाईवे पर स्पोर्ट्स पर डालता हूँ, फॉर सपोज मैं इकोनॉमी में 90 या 100 पे चला रहा हूँ, एक्सीलरेटर मैंने उतना ही पुश किया और जैसे इसको स्पोर्ट्स पे डालूंगा तो इंजन अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर देता है, वो एकदम से 120-130 पे गाड़ी चली जाती है और गाड़ी बहुत सॉफ्ट होती है स्पोर्ट्स मोड पे। और फ्यूल इकोनॉमी ऑब्वियसली थोड़ी कम आएगी स्पोर्ट्स पे, बिकॉज इंजन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है उस टाइम पे। बट अगर आप परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट हो, अगर आपको गाड़ी चलानी है फुल पावर, तो भाई स्पोर्ट्स मोड इसका बहुत अच्छा है। हाँ, सिटी और इकोनॉमी में मुझे कोई ऐसा डिफरेंस नहीं फील होता, बिकॉज दोनों फ्यूल इकोनॉमी ओरिएंट करते हुए सिटी ड्राइविंग को ध्यान में लेते हुए बने हैं। बट देन स्पोर्ट्स मोड इज एक्चुअली वेरी गुड। और ये सिटी में जैसे मतलब थोड़ा आपका ये स्टीयरिंग वगैरह लाइट फील करता है? स्टीयरिंग बहुत लाइट है इसका। स्टीयरिंग की हाइट, स्टीयरिंग के कंट्रोल्स या पकड़ने की कंफर्टेबिलिटी के बारे में बात की जाए तो मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती है इसका ओवरऑल। और सबसे अच्छी चीज़ इस गाड़ी में मुझे ये लगती है बिकॉज अंदर में इसका ओडोमीटर, हाँ, इसका जो डायल्स है आप देखो, डायल्स जो है इसके पूरे तरीके से डिजिटल दिए हैं। और डिजिटल से आप भी जानते हो कि काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है देखना, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए एक बार में आप देखो, आपको पता चल जाता है आपकी स्पीड कितनी है, वो कितना है। अगर किसी को डिजिटल की आदत पड़ गई है तो वो डिजिटल ही प्रेफर करता है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपको ये छोटा सा एक इंफोटेनमेंट के नाम पे मिलता है। क्या क्या फीचर्स हैं इसमें और काम चल जाता है इससे? देखिए ये एक बजट स्पेसिफिक बात है। जब मैं ये गाड़ी ले रहा था मेरा बजट थोड़ा सा लिमिटेड था, मैंने सारे ऑप्शंस कंसीडर किए थे उस टाइम। और उस टाइम मैंने जैसे बताया 870 में कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं थी जो डिजिटल इन्फॉर्मेटर ये स्पीडोमीटर दे। इसमें इसके सारे डिस्प्लेस बहुत अच्छे हैं। बात अगर इसकी इन्फॉर्मेशन सिस्टम की करें, साउंड सिस्टम की, तो हालांकि इसमें टच स्क्रीन नहीं है, बट देन इसमें फीचर्स सारे हैं। इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है, FM है, और इसमें कॉल रिसीव मैं कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। इसमें स्क्रीन में एनी डे लगवा सकता हूँ बाहर से, बट अभी तक मतलब आप इससे समझ पाओगे कि मुझे 3 साल हो गए गाड़ी चलाने, जरूरत नहीं पड़ी है। अभी तक मुझे फील नहीं हुआ कि मुझे स्क्रीन लगवा लेनी चाहिए। कभी कभी कैमरा मिसिंग जरूर लगता है जब मैं रिवर्स करता हूँ क्राउडेड सिटी सिचुएशंस में, बट देन उसके अलावा कभी इंफोटेनमेंट सिस्टम पे मैं इतना कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इसमें कभी कोई लैग नहीं आया, बटन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है इसका। और हरमन के स्पीकर्स है, आप सभी लोगों को पता होगा नेक्सॉन में कोई 25-30 लाख की गाड़ी से भी अगर इसको कंपेयर किया जाए तो भी बहुत अच्छा इसका साउंड सिस्टम है। और जैसे पीछे कैमरा नहीं दिया है, पीछे सेंसर्स मिलते हैं आपको जो बीप बीप वगैरह करे, आपको थोड़ा गाइडेंस दे। सेंसर इसमें अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो इसी पर डिस्प्ले पे, हालांकि छोटा है बट इसमें दिखाता है कि ऑब्स्टिकल कितना दूर है, तो उससे एक फेयर आइडिया लग जाता है रिवर्स करते हुए।
और 3 साल से आप चला रहे हो, आपको ऐसा कुछ ज़्यादा फील हुआ नहीं कि उसके बिना आपका काम खराब हो रहा हो? हाँ मतलब सी डिस्प्ले लगवा सकते हैं, वो एक शॉर्ट दैट इज मोर फॉर यू थिंक कॉस्मेटिक पर्पसेस, फंक्शनैलिटी आपको सारी इसमें मिल रही है। क्वालिटी सारी है इसमें हाँ सबसे अच्छी चीज़ मैंने एक्सएम क्यों लिया, क्योंकि बहुत गाड़ियों के अगर आप Hyundai में जाओगे या इसके और कॉम्पिटिटर्स ब्रीजा है, हाँ, और कौन कौन सी गाड़ियां आपने कंसिडर की थी वो आप बताओ, उससे हमारे व्यूअर्स को ज्यादा आइडिया लगेगा कि आपने क्या क्या कंसिडर किया। क्योंकि भाई देखो 2020 में ये सेगमेंट काफी बढ़ चुका था, जब नया सेगमेंट आया था तो ब्रेजा और नेक्सॉन दो इसके किंग्स थे। आपने जब लिया था वेन्यू आई, सोनेट आई, और भी मेरे ख्याल से 1-2 गाड़ियां रही होंगी जो आपने सोचा होगा उसके बारे में। और क्योंकि भाई आप फिर भी 8-70 अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हो, तो आपने ये भी सोचा होगा कि यार इतने में मैं शायद कोई ज्यादा प्रीमियम हैचबैक ले लूं, बलेनो टाइप्स। तो फिर बलेनो तो खैर जो जिसने नेक्सॉन लिया है उससे बलेनो की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाई सेफ्टी, जिसके लिए सेफ्टी कंसर्न है उससे ये सवाल पूछना नाजायज होगा। लेकिन आप बताओ आपने कौन कौन से ऑप्शंस कंसिडर किए? तो इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, मैंने जो कंपैरिजन चार्ट देखा था वो देखा था फोर्ड इकोस्पोर्ट, ओके, उससे इको स्पोर्ट भी आती रही, वेन्यू और सोनेट और ये नेक्सॉन XUV 300, वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी उस समय, हाँ, और ब्रेजा। ये 5-6 गाड़ियां, अगर मैं कोई मिस कर रहा हूँ तो आई डोंट रिमेम्बर, बट ये यही 5-6 गाड़ियां जो दिमाग में है की रेंज थी, ये आई मतलब इनका पूरा कंपैरिजन चार्ट है लेकिन एनालाइज। हाँ। तो मुझे अच्छी फोर्ड इकोस्पोर्ट भी लग रही थी, बट उसका फेसलिफ्ट नहीं आया था, कोई वो सालों से एक ही डिजाइन चल रहा था। उस समय को रूमर था शायद कि इकोस्पोर्ट का फेसलिफ्ट आएगा, बट देन वो आया नहीं था। बाकी उसके अलावा XUV 300 मेरे घर में ऑलरेडी थी एक, तो मैंने वो मतलब मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी थी, बट वो ऑलरेडी थी एक। और अच्छा ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मुझे पापा के पास XUV 300 है। अगर इसकी और XUV 300 की, हालांकि XUV 300 इससे 3 लाख महंगी है, ओके, पर फिर भी नेक्सॉन इज बेटर देन XUV 300 इन टर्म्स ऑफ बूट स्पेस, हाँ, इन टर्म्स ऑफ रियर सीट का कंफर्ट, एंड इन टर्म्स ऑफ ड्राइवर सीट का कंफर्ट, ड्राइवर सीट और ग्राउंड क्लियरेंस। भाई ग्राउंड, हाँ नेक्सॉन लेने वन साइडेड विनर नेक्सॉन इसलिए भी थी मेरी है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस इसकी स्कॉर्पियो जितनी है। मतलब इस रेंज में आपको इतनी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस कोई भी गाड़ी ऑफर नहीं करती। इसकी 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, और आई बिलीव जो बाकी सेगमेंट्स का जिसमें मैंने अभी नाम लिया, ब्रीजा या हाँ, वो सारे आप वो 190, 200 तक ज्यादा से ज्यादा खत्म हो जाती है। तो इसका अलग ही एक फील आता है जब इस गाड़ी को चलाते हो आप, क्योंकि आप मतलब ऐसा लगता है कि एक प्रीमियम गाड़ी में बैठे हो जो कि बहुत ऊंची है। राइट। तो ये बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई देखो अगर कोई सेफ्टी को प्रायोरिटाइज कर रहा है तो उसके पास ऑप्शंस थे इको स्पोर्ट, XUV 300 और नेक्सॉन। इको स्पोर्ट इन्हें पसंद नहीं आई थी क्योंकि भाई उसका फेसलिफ्ट वगैरह आया नहीं था, और एक तरीके से भगवान ने बचा लिया क्योंकि वो कंपनी चली गई तो फिर उसका काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि भाई एक बार कंपनी चली जाए तो जिसको कहता है ना माँ बाप नहीं बचता है कंपनी उस गाड़ी का। उसके बाद दूसरा हो जाता है अपना XUV इनके पास पहले से थी, नेक्सॉन इन्होंने ली, और नेक्सॉन लेने के बाद भी नेक्सॉन से इन्होंने ये काफ़ी कम पैसे खर्चे अपने XUV से, लेकिन फिर भी ये अपने नेक्सॉन से ज़्यादा खुश हैं। भाई वैल्यू फॉर मनी गाड़ी जो होती है, वैल्यू फॉर मनी इसी को कहते हैं। बाकी अगर आप इस गाड़ी को चलाते हो, आपने सबसे लंबा डिस्टेंस इसमें कितना किया है? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट यू हैव ट्रैवल्ड इन दिस कार? लॉकडाउन में मैं वाराणसी से हरिद्वार गया था, इट वाज 1100 किलोमीटर्स। 1100 किलोमीटर्स वन वे, 2200 बैक एंड फोर्थ और इन 4 डेज। इन 4 डेज तो मतलब ना मिला के काफी हेक्टिक रहा होगा। काफी हेक्टिक भी था, लॉकडाउन था, कुछ जरूरी काम से जाना पड़ा था, बट जैसे मेरे लिए भी सबसे पहली इतनी लंबी लॉन्ग ड्राइव थी वो, गाड़ी में जब खुद ड्राइव करके लेके गया था, तो जितना मैंने सुना था वो ये बोलते थे कि भाई हर 200-250 किलोमीटर बाद आप गाड़ी को रेस्ट दे दिया करो, क्योंकि गाड़ी बहुत हीट हो जाती है। और यहाँ भी डिस्प्ले पे एक सिंबल है, जब गाड़ी का इंजन हीट होता है तो वो शूट करता है कि आप रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, इंजन हीट हो रहा है। मैंने यहाँ से बरेली तक गाड़ी लगातार चलाई थी, वो लगभग 300-350 किलोमीटर की ड्राइव थी, और उसके बाद भी सिर्फ 5 मिनट का एक चाय ब्रेक और फिर सीधा हरिद्वार। और गाड़ी में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरी गाड़ी में कुछ लैग आ रहा है या मेरी गाड़ी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है या कुछ भी इशू आ रहा है। बहुत भी ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। और मतलब अभी माइलेज की बात करनी है, अभी करें हम? बिल्कुल भाई, आप बताओ माइलेज क्या आया, क्योंकि यार देखो अगर आप एक हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी ले रहे हो और आप बहुत लंबे लंबे ट्रिप्स करना चाहते हो, माइलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अब हम जानते हैं कि मारुति इतनी सक्सेसफुल इंडिया में इस वजह से हुई क्योंकि उसकी गाड़ियों की माइलेज अच्छी थी। इस गाड़ी में आपको सेफ्टी तो मिल रही है, इंजन के बारे में भी इन्होंने बोला कि 3 सिलेंडर है, फिर भी ये उससे संतुष्ट है। अब माइलेज कितना दे रही है वो पता करते हैं। देखिए माइलेज इसकी, मेरा बहुत फ्रीक्वेंट टूर वाराणसी से इलाहाबाद लगता रहता है या वाराणसी लखनऊ में भी। माइलेज इसकी विद AC भी इसकी माइलेज 19 से 20 रहती है हाईवे पर। और अगर मैं सिटी की बात करता हूँ, और वो भी बनारस जैसे शहर की जहाँ पे स्कूटी ठीक से नहीं चल पाती, तो वहाँ पे ऑब्वियसली कोई भी गाड़ी, चाहे वो मारुति हो चाहे वो टाटा हो, उसमें माइलेज की बात करनी नहीं चाहिए पहली बात तो। और अगर आप कर भी रहे हो तो 12-13 से ज़्यादा कोई गाड़ी शायद ही थी।
नेक्सॉन भी मेरी सिटी में 13-14 की देती है। और मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स के पास, इनफैक्ट अगर आप बिल्कुल ही मारुति की ऑल्टो या वैगन आर से कंपेयर करो तो शायद वो ज़्यादा देते, बट इस कैटर की गाड़ी जिसमें आपको एक SUV का फील आए, जिसमें आपको सेफ फील हो बहुत ज़्यादा, जिसमें आपकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, इंजन पावरफुल है, वो गाड़ी अगर सिटी में 14-15 की माइलेज दे रही है और हाईवे में 20-21 की विद AC ऑन, तो आई थिंक कि उससे ज़्यादा बेटर कुछ भी इस सेगमेंट में नहीं है। बाकी इस जब आपने ये गाड़ी ली थी उसमें ऑटोमेटिक आता था, इस मॉडल में भी ऑटोमेटिक आता था? हाँ, ऑटोमेटिक था। और टू बी ऑनेस्ट ऑटोमेटिक वाला ना मुझे उसको लेना था, और क्योंकि मेरी पहली कार थी ये और मुझे मैनुअली लेना था, ऑटोमेटिक का मेरा विचार नहीं था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रेट उसका तो ध्यान से देखा भी नहीं। आपको मतलब मैनुअल पसंद है, और मैनुअल में ऐसा कोई कभी लगा हो कि यार काश मेरे पास ऑटोमेटिक होती, या मतलब ऐसा इसका मैनुअल एकदम स्मूथ है? मैनुअल बहुत स्मूथ है, बट हाँ अगर बात की जाए तो काश ऑटोमेटिक होती, तो बनारस में जब भी मैं गाड़ी लेके निकलता तो मुझे हर रोज ही फील होता है कि काश मेरे पास ऑटोमेटिक होती। बट ये मैनुअल ट्रांसमिशन इस गाड़ी का आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं दिया है? क्योंकि भाई इस प्राइस रेंज में 6 स्पीड मैनुअल आपको मिल रहा है, हाईवे के लिए तो बहुत ही अच्छा है, तभी आप इतनी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी निकाल पा रहे हो। और बाकी इस गाड़ी का कोई एक ऐसा फीचर जो आपको सबसे पसंद आया हो कि मैंने ये गाड़ी रख ली 3 साल, इसका क्या मतलब ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस प्राइस रेंज में भी मुझे ये फीचर मिला और ये बहुत हेल्पफुल है? वो कोई भी फीचर हो सकता है, ऑटो हेडलैम्प हो गया या कुछ भी ऐसा जो आपको पसंद आया हो। नॉट अ सिंगल फीचर, पूरा क्लब है फीचर्स का, और मुझे ऐसा लगता है कि इस रेंज में जो मेरा मिडिल पैकेज जो मिला, पैकेज पूरा जो बंडल मिला वो बहुत अच्छा है। इसकी मतलब मिडिल मॉडल में भी चारों विंडोज पावर विंडोज थी। हाँ। रिमोट मुझे इसका कोई बाहर से लॉक नहीं लगवाना पड़ा, ऑटो रिमोट लॉकिंग ऑलरेडी मुझे इसमें मिली। उसके अलावा जो इसका मैंने आपको स्पीडोमीटर बताया पूरा डिजिटल है, और इसका स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं। मतलब जब मैंने टू बी ऑनेस्ट गाड़ी ली थी तब मैंने बहुत सोचा था इसके मैं स्पीकर्स अच्छे करवा दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं गाड़ी थोड़ी मिडिल मॉडल ले रहा था, तो आई हैड दैट बजट की थोड़ा एक्सटेंड करके, राइट, 20-30 हज़ार रुपए लगा के इसके स्पीकर्स अच्छे करवा लूंगा, इसमें स्क्रीन लगवा लूंगा, और अब यहाँ पे हैंड कुशनिंग लगवा लूंगा, बहुत सारी चीजें करवाऊंगा। बट देन अब 3 साल हो गए गाड़ी में, इतना मुझे सुकून मिला कि मुझे 1 रुपया भी, मैंने सीट कवर्स लगवाए जरूर, वो सब लगवाते हैं। हाँ, सीट कवर तो एसेंशियल है, सीट कवर एसेंशियल है। उसके बाद मैंने गाड़ी पे 1 रुपया भी नहीं खर्चा अभी तक कि अलग से कुछ मुझे उसमें कॉस्मेटिक की जरूरत पड़े, कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। एक सेल्फ सफिशिएंट गाड़ी है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देती है ओवरऑल। भाई ये पूछना चाहूंगा कि आपने 1100 किलोमीटर के ट्रिप्स की है, डेली आप इसको सिटी में भी कम्यूट करने के लिए यूज करते हो, कंफर्ट कैसा लगता है आपको इस गाड़ी का? गाड़ी कंफर्टेबल है, नो डाउट। गाड़ी में इसके वो सस्पेंशन अच्छा है, गाड़ी का शॉक्स की फील होते हैं गाड़ी में बहुत ज़्यादा। और मैंने थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी इसमें की, मुझे कभी भी टॉर्क की वो फील नहीं हुई कि कमी टॉर्क लैक हो रहा है कुछ, या मैं इसको पहाड़ों में भी लेके गया तब भी मुझे कोई ऐसा डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ। अगर आप इंडोर कंफर्ट की बात करें तो कैबिन नॉइस इसकी बहुत कम है। अभी भी हम चल रहे हैं एक नॉइजी रोड पर और आई डोंट फील कि बाहर से बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है। इंसुलेशन अच्छा है, इंसुलेशन बहुत अच्छा है, कैबिन नॉइस बहुत कम है। और बाकी हाँ, एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा जो इसमें मुझे कमी लगती है, ये जो इसका ए पिलर है ये बहुत ब्रॉड है, मतलब इट कुड हैव बीन थोड़ा पतला, जिससे कि मैं बाहर का देख पाऊँ। क्योंकि अभी अगर मुझे बाहर का देखना होता है तो मुझे पीछे जाके थोड़ा ठीक से देखना पड़ता है, यहाँ की विजिबिलिटी को ये ब्लॉक करता है। तो कई बार क्या होता है, बहुत हैवी ट्रैफिक में कोई बच्चा आ जाता है इधर या कोई स्कूटी आ जाती है, तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है खुद को, या तो आगे होकर देखना पड़ता है या थोड़ा पीछे साइड में जाके देखना पड़ता है। ये चीज़ बहुत, ए पिलर इसका बहुत मोटा है। तो थोड़ा आपने सुना कि ए पिलर विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्ट करता है। बाकी सीट एडजस्टेबल है, सीट एडजस्टेबल है, एडजस्टमेंट नहीं है। हाँ, बट मैं आगे पीछे रिक्लाइन का एडजस्टमेंट है। और स्टीयरिंग में किसी टाइप का एडजस्टमेंट मिलता है आपको? स्टीयरिंग की मैं हाइट कंट्रोल कर सकता हूँ मैं इसको। टेलीस्कोपिक टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। सो बेसिकली इसमें आपको टिल्ट फंक्शन मिल जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, और सीट में आपको आगे पीछे और रिक्लाइन का मिल जाता है, हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। और बाकी इसमें आपको ये जो सनशेड वगैरह है इसमें मिरर्स नहीं दिए हैं। इससे आपको कोई प्रॉब्लम फील होती है? जैसे आप भी कंटेंट क्रिएटर हो, कहीं शूट पे जाना है, तो आपको लगता है कि ये होता तो थोड़ा फायदा होता, उससे ऐसा कुछ? मतलब मुझे पर्सनली कभी फील नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई मिरर होना चाहिए था, होता तो शायद अच्छा होता। बट हाँ, अब आपने सनशेड की बात बोली है तो मैं इसकी बात और करूँगा। बहुत छोटा लगता है मुझे ये, कभी कभी ऐसा लगता है ड्राइव करते हैं कि वो इतना एप्ट नहीं है जितना होना चाहिए। थोड़ा सा इसकी विड्थ थोड़ी और हो सकती थी जो सनशेड को ब्लॉक कर पाए, सनलाइट को ब्लॉक कर पाए। में से ये कभी ब्लॉक कर नहीं पाता है बहुत ऑफन देन नॉट, ये मतलब हाँ थोड़ा। और बाकी ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये नॉर्मल है, ये ऑटो डिमिंग तो नहीं है, मैनुअल डिमिंग भी नहीं है। मैनुअल डिमिंग भी नहीं है। तो ये एक मतलब आपको जो मुझे कभी कभी फील होती है अपार्ट फ्रॉम दिस ए पिलर, कि इसमें वो कंपनी फिटेड आ सकता था, क्योंकि ये चीज़ मैं बाहर से फिट का आई एम नॉट श्योर कि उतने अच्छे से हो पाएगी या नहीं। बट इसमें रात को ड्राइव करते कभी कभी फील होता है कि इसमें नाइट मोड हो सकता था फिर, राइट। और बाकी फिर इस गाड़ी में एयरबैग्स आपको कितने मिल जाते हैं? एयरबैग्स में 2 हैं, दोनों ओपन। ये ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं।
और बाकी आप इस गाड़ी को जैसे चला रहे हो, मैंने देखा छोटे मोटे डेंट्स लगे, तो आप वो इम्पैक्ट बताना चाहोगे कि मतलब जैसे सेफ गाड़ी आप एक चला रहे हो, तो सेफ, इससे पहले आपने कोई गाड़ी रखी थी? इससे पहले मेरे पास वैगनार थी मारुति की, वो भी मतलब मेरे फादर साहब की थी और हाँ। काफी 1 लाख किलोमीटर चली हुई थी कुछ साल। थोड़ी जो बीट अप कार होती है, फर्स्ट कार जो हर बच्चे को अपने फैमिली से मिलती है, थोड़ी उस टाइप की, तो उससे इसको जब आपने चलाया तो क्या क्या चीज़ों में आपको अपग्रेड फील हुआ? मतलब कंपैरिजन करना थोड़ा गलत रहेगा क्योंकि वो एक बहुत ही इकोनॉमिकल रेंज की वैगनर कार थी, वो भी 2011 या 10 मॉडल था। हाँ। तो मैं बहुत ज़्यादा कंपैरिजन तो नहीं करूँगा, बट हाँ इसको इसमें चलाने में ये है कि हर चीज़ बहुत अच्छी है, इसका मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है, इसका सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, बट मतलब वो ये है कि इट फेल्ट लाइक अ ह्यूज अपग्रेड। ह्यूज अपग्रेड, मतलब टोटली डिफरेंट। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, जैसे आप बोले आप इलाहाबाद जाते हो, तो शायद वैगन आर में भी इलाहाबाद जाते होगे। हाँ, तो वैगन आर में इलाहाबाद जाने में और इसमें जाने में वो आपको सेंस ऑफ सेफ्टी अंदर फील होती है कि? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इसमें मेरी गाड़ी में जैसे आपने मेंशन किया, कहीं एक दो जगह थोड़ा बहुत डेंट भी है। अब बनारस जैसे शहर में जब इस गाड़ी को हम लेके चलते हैं ना, तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर की सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन रहता है कि भाई मैं तो सेफ चल रहा हूँ और मुझे सेफ चलानी है, सामने वाला क्योंकि कहीं भी आ सकता है। अब इसमें इधर लेफ्ट राइट बम्पर को प्रोटेक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट, और सामने वो बम्पर गार्ड मेरा लगवाने का मन नहीं था क्योंकि उससे मुझे लगा कि गाड़ी की थोड़ी लुक खराब होती है। लुक भी खराब होती है, प्लस मैं व्यूअर्स को और आपको सबको बताना चाहूंगा कि बम्पर गार्ड जो होते हैं वो इलीगल भी होते हैं, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, बुल गार्ड बोलते हैं उनको। और सेकेंडली उससे क्या होता है कि आपकी जो चैसी में वो अटैच होते हैं, तो जब कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है तो ऐसे आपके बम्पर वगैरह टूट के एब्जॉर्ब कर लेंगे, ऐसे वो सीधा चैसी में सारा चला जाता है, जो डेंजरस होता है ड्राइवर और उसके लिए। और दूसरा, एयर बैग के जो सेंसर्स होते हैं उसको भी वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ऐसे कोई मान लो आपको सामने से लड़ाएगा तो आप वो सेंस कर लेगा एयर बैग का सेंसर कि भाई कुछ एक्सीडेंट हुआ है, एयर बैग खुल जाएंगे। बम्पर गार्ड में वो एयर बैग के सेंसर को पता ही नहीं चलेगा कि भाई कुछ हुआ भी है, तो खुल ही नहीं पाएंगे एयर बैग्स। बहुत सेफ ही होती है। जब मेरी गाड़ी अब ऑब्वियसली सड़क पे चला रहे हैं, कुछ ना कुछ स्क्रैचेस तो लगते ही है। हाँ। थोड़े बहुत स्क्रैचेस आए हैं, बट वो भी बहुत मुझे अच्छा फील हुआ इसमें कि बहुत ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और मतलब ऐसा था कि मैं खड़ा था, मेरी गाड़ी तो बिल्कुल पार्क थी, साइड में से एक स्विफ्ट थी या टियागो थी, आई डोंट रिमेम्बर, नहीं टियागो नहीं थी, स्विफ्ट थी या वरना थी, वो आई और उसका तो बम्पर काफी ज्यादा डैमेज हो गया था, मेरे पे छोटा स्क्रैच आया था एक। और बहुत सारी वीडियोस भी आजकल देखते रहते हैं सब लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे, उन्होंने भी देखा होगा कि नेक्सॉन की बिल्ड क्वालिटी है, कभी अगर कोई स्ट्राइक आती भी है तो नेक्सॉन इज नेक्सॉन, मतलब वो हिलती भी नहीं है। मैंने अपनी गाड़ी का वैसे नाम प्यार से राइनो रखा हुआ है, और इसका अभी इंस्टाग्राम पे एक अलग से पेज भी बनाया हुआ है कि ऑलवेज ऑन व्हील्स, क्योंकि मैं ड्राइव कम्यूट बहुत ज्यादा करता हूँ, और इसको प्यार से मैं राइनो ही बुलाता हूँ। बहुत अच्छा लगता है भाई, इसीलिए हम चाहते हैं कि ना सिर्फ हम ओनरशिप रिव्यू लें, एक एंथुजियास्ट का ओनरशिप रिव्यू लें, ताकि वो अपनी फीलिंग शेयर करे। भाई गाड़ी का नाम रखा है, और मैं इनके सारे जितने भी लिंक्स हैं यूट्यूब इंस्टाग्राम सबके मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इन्हें चेकआउट करो। ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं ये ज्यादा, हमारे पेज के लिए इन्होंने अपनी गाड़ी का रिव्यू दिया है, पेट्रोल हेड है और उससे भी ज्यादा ट्रैवल एंथुजियास्ट। बाकी इसमें आप जैसे ट्रैवल करते हो तो आपको चार्जिंग वगैरह के लिए क्या क्या सुविधा मिली है? यहाँ पे मुझे एक 12 वोल्ट का सॉकेट नजर आ रहा है। ये तो मैंने खुद से बाहर से लिया हुआ है, ये एक्चुअली ऐसा था, ये वाला चीज सीन था इसका। ठीक है, बस एक आपको सिगरेट लाइटर मिल रहा है, सिगरेट लाइटर पोर्ट है, और इधर ये चार्जिंग के यहाँ पे पोर्ट्स है, चार्जिंग के यहाँ पे ये ए टाइप आपको दिया गया है। और इसमें एक दिक्कत है कि ये बहुत ज्यादा नैरो है, ये चीज में हाथ नहीं जाता आराम से, इसीलिए मुझे इस चीज को लेने की जरूरत पड़ी थी। इसमें अगर आप यूएसबी नॉर्मली प्लग करते हो तो वो यूएसबी लगती नहीं है इसमें। ओके, ये थोड़ा बहुत नैरो है, बहुत ज्यादा नैरो है, ये छोटा चाहिए। पर दिक्कत मतलब ऐसा होता है कि आ गई ये दिक्कत तो आप कुछ इसमें कर नहीं सकते, अडेप्ट करना पड़ेगा। गाड़ी की परफॉर्मेंस को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा अडेप्टेशन डिजाइन इशू है विच कुड हैव बीन बेटर, जैसे ए पिलर हो गया, हाँ। या ये वाला सॉकेट हो गया, दिस कुड हैव बीन बेटर। बाकी जो इसकी ये वाली पूरी गैलरी है, ये वाला पूरा डक्ट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे स्टोरेज स्पेस आप देख सकते हो, यहाँ पे ढेर सारा है। वैसे कभी कभी हैंडरेस्ट की कमी महसूस होती है? हाँ, होती तो है यहाँ पे हैंडरेस्ट की कमी, और मतलब होता क्या है कि ओरिजिनल जो चीज होती है बाहर से उसको रिचेट करने का मन नहीं करता, तो अगर यहाँ पे ओरिजिनली हैंड रेस्ट फिटेड आता तो इट कुड हैव बीन अ लॉट बेटर, बट अभी नहीं है तो नहीं है। और जैसे दरवाजे पे भी सॉफ्ट टच वगैरह नहीं है, तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि गाड़ी मतलब लॉन्ग टर्म में थोड़ी ऐसे अनकंफर्टेबल लगी हो कि यार 1100 किलोमीटर के बाद थोड़ा एल्बो में पेन हो गया हो या शोल्डर में? नहीं, आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे जो ग्रोव्स दिए हुए हैं एल्बो रखने के लिए वो काफी अच्छे बनाए हुए हैं। सॉफ्ट टच हो सकता था वो मतलब चेरी ऑन टॉप होता, बट ठीक है। मतलब आपने भाई 870 की एक पेट्रोल गाड़ी ली है, 210 की 210 क्लियरेंस वाली और 5 स्टार,
और फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम विच इज सर्विस। आप जानते हो कि टाटा की सर्विस की बहुत शिकायत होती है। आज भी इंडिको के ज़माने से जो शिकायतें चल रही हैं, आज भी कोई टाटा के शोरूम में जाता है तो टाटा की गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी है, लोहा है, सब कुछ है, उसके बाद भी वो चले जाते हैं किया और हुंडई जैसी कंपनीज के पास सिर्फ सर्विस का बहाना लेके। आप कुछ बोलना चाहोगे न्यू ओनर्स को कि भाई सर्विस डरने वाली बात है या नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सर्विस में मुझे कोई अभी तक इशू आया है, बिकॉज टाटा की एक बहुत अच्छी ऐप है जो जब मैं गाड़ी खरीद रहा था उन्होंने मुझे एडवाइस करी थी, ये वो ऐप है और इसमें मेरी पूरी गाड़ी का वो मेंटेन्ड है, सर्विस शेड्यूल, सर्विस शेड्यूल है, कुछ नहीं करता। जब मैं सर्विस करवाने जाता हूँ वो वहाँ से अपडेट कर देते हैं और मैं गाड़ी नंबर से प्लीज में लॉग इन करता हूँ। तो वो खुद कई बार क्या होता है, खुद ही याद नहीं रहता कि कब लास्ट सर्विस करवाई थी इसकी, कितने किलोमीटर पर करवाई थी, क्या क्या चेंज हुआ था, ऑयल चेंज हुआ था या फिल्टर चेंज हुआ था, कितना पैसा लगा था। तो इसमें बहुत अच्छी ऐप है और इसमें पता चल जाता है कि तब लास्ट टाइम सर्विस किस डेट पे हुई थी, मेरी ऑटोमीटर रेटिंग क्या थी और मेरा कितना पैसा लगा था और क्या क्या चेंज हुआ था, क्या क्या। तो इससे एक बहुत अच्छा ट्रैक में रख सकता हूँ सर्विस का। बाकी हाँ, सर्विस इसकी अभी तक 4 हो चुकी है, 2 बस वो जो होती है बीच में चेकअप्स थे, उसमें तो केवल वॉशिंग हुई इसकी और इधर उधर थोड़ा बहुत चेक किया था, और 2 इसकी मेजर सर्विस हुई है। एक में आई थिंक मुझसे 2 या 2.5 हज़ार रुपये लिए गए थे और एक में 6 हज़ार लिए गए थे, ऑयल वगैरह चेंज हुआ था सब कुछ। और अभी इसकी सर्विस ड्यू है 45 या 50,000 रुपये ड्यू थी, गाड़ी 52 चल रही है, तो अभी बस आजकल में मैं इसकी सर्विस करवाने जाऊँगा। ठीक है, तो आप रेगुलर कॉल्स पे आ जाते हैं कि भाई आपकी सर्विस ड्यू, आप आ जाइए करवा लीजिए, स्लॉट बुक कर लीजिए। तो ऐसा नहीं है, तो मुझे फील हुआ कि एक कस्टमर में और कंपनी में गैप नहीं है, दे आर इन कॉन्टिन्यूअस टच विद मी कि आपकी सर्विस ड्यू हो रखी होगी, आप करवा लीजिए। और एक चीज़ जो है कि आपका मतलब लाइक व्हाट इज एक्सपीरियंस, जैसे मान लो कोई स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ी है, आज तक इस गाड़ी में कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होगा कभी, जैसे वाइपर का ब्लेड या कुछ भी, तो वो आपको इजीली अवेलेबल करा दिया गया या फिर उसके लिए भी लटका दिया कि सर अभी नहीं है, 1 हफ्ते बाद आना, 2 हफ्ते बाद आना, या क्या उसका सीन था? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मेरे इसका जो हेडलैम्प है गाड़ी का राइट वाला, वो 2-3 बार खराब हो चुका है। एक ही हेडलैम्प 2-3 बार खराब हो चुका है। मैंने शोरूम एजेंसी में भी दिखाया था, एक बार मैंने वहाँ से चेंज करवाया था, वो फिर से खराब हो गया था। मतलब वो ऑलमोस्ट कि वो वहाँ पे क्या दिक्कत है अभी कुछ मैंने बहुत टाइम नहीं दिया उसको, बट एजेंसी वालों ने कुछ कंफर्म नहीं किया था, वो 2-3 बार खराब हो गया। एक बार मैंने एजेंसी से चेंज करवाया था और 2 बार मार्केट से ले लिया था उसको, जो टाटा के ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स बाहर से मिल जाते हैं। और इसके अलावा वाइपर ब्लेड मेरा एक खराब हो गया है, उसको मुझे चेंज करवाना है। बस ये छोटी मोटी चीजें बाकी रिलायबल है गाड़ी, लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ प्रॉब्लम आई हो? पंक्चर नहीं हुई मेरी 3 साल से। अच्छा, छोटा चोट भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और फिर अभी हम इसकी एक और 2-3 चीज़ें जो हम टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि इसकी रियर सीट का कंफर्ट कैसा है। आप देख सकते हो चाइम्स वगैरह इसमें आते हैं, सेफ्टी की सारी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और चारों पावर विंडोज जिसकी ये तारीफ कर रहे थे, इतने प्राइस में आपको चारों पावर विंडोज मिल जा रहे हैं। और आप देखो यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस की, मैं भी नेक्स्ट वन में बहुत ज़्यादा बैठा नहीं हूँ, आप देखो इसका जो ग्लव कंपार्टमेंट है कितना बड़ा और कितना चौड़ा खुलता है, ये काम आता है ये। हाँ, बहुत सारा सामान इसमें आ जाता है, ये पूरा एक दुकान है जिसमें पूरा दुकान है, बहुत सारा सामान आता है। और अब देखो ये मतलब इसको खोलने का भी काफ़ी अच्छा सा एक लेवल दिया हुआ है। आइए अब इसका रियर सीट का कंफर्ट एक बार टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ हम हैं नेक्सॉन की रियर सीट में, और रियर सीट का जो रियल टेस्ट होता है वो मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये आप नहीं, आपके फैमिली मेंबर्स करते होंगे। आपकी घर में मम्मी है और बाकी सिस्टर वगैरह होंगी, उन सबको कंफर्ट ज़्यादा प्यारा होता है। भाई लड़कों का क्या है, थोड़ा मतलब रगड़ गाड़ी भी चल जाती है, उनका क्या ख्याल है, उनके क्या व्यूज़ हैं जो आप बताना चाहेंगे? यहाँ पर मतलब मैं मेरे जैसा कि मैं ड्राइव करता हूँ, पापा साइड में बैठ के कभी, और मम्मी और सिस्टर है, मेरी सिस्टर के बाद बीवी है, तो हम सब लोग बहुत कंफर्टेबली आ जाते हैं गाड़ी में। कभी ऐसा नहीं लगता कि नहीं यार थोड़ी और स्पेस होनी चाहिए थी। कई बार तो हाँ भाई, इंडियन फैमिलीज है तो 5-5 लोग भी इसमें गए हम आराम से, और यहाँ पे 3 लोग भी, 3 अडल्ट अच्छे से पीछे बैठ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी कार अच्छी है इसकी और हेड स्पेस भी अच्छा मिल जाता है। तो आई डोंट फील कि कोई इशू इसमें आया है कभी हमें। लेग रूम आपको सफिशिएंट मिलता है, थाई सपोर्ट भी इस सीट में। आपकी हाइट कितनी है? मेरी है 5'11", और आगे की सीट भी आपके हिसाब से एडजस्टेड है? काफी है, मेरे हिसाब से एडजस्टेड है। तो 5'11" के ये आगे अगर बैठते हैं और फिर भी आप देखो पीछे इनके पास एम्पल लेग रूम बच भी रहा है, मतलब आगे 6 फीट का बंदा भी चलाएगा तो आपके पास लेग रूम बच जाएगा। थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा। और ये आपको इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, थोड़ी कमी फील होती है या चल जाता है? नहीं एक्चुअली मतलब क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है, तो अगर मैं इस पर हेडरेस्ट करना चाहता हूँ तो ये अच्छा सपोर्ट देता है। और ठीक है, मतलब देखो वही होता है मेन। अगर आप राइड क्वालिटी की बात करो, राइड क्वालिटी जैसे इसकी है, थोड़ी ऊंची गाड़ी है, थोड़ा डगमग करती है हाईवे वगैरह पे, बहुत अच्छी स्टेबल होकर चलती है, डगमग वगैरह ज़्यादा नहीं है, बाउंस बिल्कुल नहीं है,
गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल होकर चलती है। स्पॉइलर इसमें आपको साथ में मिलता है। हाँ, ये मैंने बाहर से ले लगवाया है, साथ में था। स्टॉप लाइट इंटीग्रेटेड स्पॉइलर आप देख सकते हो। अब इसका बोर्ड की बात कर ले, बोर्ड जो है इसका कितने लीटर का, आई थिंक 350 के आसपास है, और ये इसमें आपका सारा सामान आराम से आ जाता है। हाँ, मतलब हम जब फैमिली पे कोई भी वेकेशन करते हैं तो एक बड़ा सूटकेस, एक छोटा सूटकेस और 2-3 डफल बैग्स, एक पीछे छोटा वाला बैकपैक, इसमें सब बढ़िया से फिट होता है। और अगर मैं ये हटाऊंगा तो और वो स्टफ कर सकते हैं हम, तो हाँ। की तरफ से तो कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। और दूसरी बात है, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है। आप देखोगे थोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा डीप होने से क्या होता है कि सामान उठाने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे में आप आराम से यहाँ से उठा के सीधा नीचे कर सकते हो। एक और अच्छी चीज़, जब मैं आप गाड़ी का कंपैरिजन पूछ रहा था, जो बूट की लाइट है और किसी भी गाड़ी में नहीं थी सीरीज में, तो यहाँ पे बूट की लाइट है जो रात को काफ़ी हेल्प करती है। हाँ, मतलब पूरा बूट इस पे बहुत वेल इल्यूमिनेटेड हो जाता है। और इस गाड़ी के लुक्स के बारे में भी आपने कुछ ज़्यादा सोचा था, जैसे मतलब लुक्स भी कंसिडरेशन थे, या फिर ये गाड़ी आपको इतना अच्छा पैकेज मिल रहा था कि जैसे भी लुक्स थे आप उसको ले लेते? नहीं, पर्सनली मुझे इसका फ्रंट लुक बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत मैस्कुलिन लगता है, बहुत एग्रेसिव लगता है। ऐसा लगता है कि अच्छे से आ रहा है आगे की तरफ। और इसका पहले शायद इतना अच्छा नहीं था, बट फेस लिफ्ट के बाद नेक्सॉन का जो लुक आया है निकल के, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक मिल जाता है। लाइट्स की परफॉर्मेंस कैसी है? आप रात को ड्राइविंग वगैरह करते हो, स्टॉक हेडलाइट्स ही हैं अभी तक? हाँ, स्टॉक हेडलाइट्स है इसमें। और उनका परफॉर्मेंस कैसा है? बहुत अच्छा है, मतलब कभी मतलब कब बिल्कुल लाइट नहीं होती, स्ट्रीट लाइटिंग भी नहीं होती, तब भी इसकी लाइटिंग वेल इल्यूमिनेटेड है और रोड बिल्कुल अच्छा क्लीन दिखती है इससे। और फॉग लैम्प्स भी इसमें आपको, मतलब ये फॉग लैम्प्स फैक्ट्री से लग गए? फॉग लैम्प्स मैंने बाहर से लगवाए थे, बट ये सिर्फ इसलिए लगवाए थे टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो जो ब्लैक इसमें एक अलग फिटेड था वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बट तो मैंने लगवाया है, बट कभी यूज़ नहीं किया। बस ये चलो अच्छा है भाई, मतलब गाड़ी में कंप्लीट लुक आ रही है। वही जो इन्होंने बोला वो अच्छा नहीं लग रहा था, एक कंप्लीट लुक जो होती है। और रूफ रेल्स वगैरह भी दे रखे हैं, जैसे कि फंक्शनल वो नहीं नज़र आ रहे हैं। बट ये था नेक्सॉन का 50,000 किलोमीटर का एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप एक्सपीरियंस स्वप्निल के साथ। और मैं इनके सारे लिंक्स अटैच करूंगा, आप इनको भी जाइए फॉलो कीजिए। और फाइनली वर्डिक्ट क्या आप देना चाहोगे? आज भी ये गाड़ी आ रही है मार्केट में, आज भी लोग चाहते हैं कि एक सेफ सब 4 मीटर एसयूवी ले, और मतलब टाटा के नाम से भागने की जरूरत है, या फिर आप इतने संतुष्ट लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए? और आपने भी काफ़ी सारी दूसरी गाड़ियां देखी थी कि आपको ये पसंद आई, आप क्या फाइनल वर्डिक्ट देना चाहोगे? मेरा फाइनल वर्डिक्ट व्यूअर्स के लिए यही है कि टाटा के नाम से भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज से 10 साल पहले जो टाटा की इंडिका या इंडिगो आती थी, उसमें बहुत सी दिक्कतें आया करती थी या शोर था। यहाँ पे एक ओवरऑल पैकेज टाटा भी बना के दे रहा है, और इतनी कंफर्टेबल और प्राइस फ्रेंडली गाड़ियाँ दे रहे हैं कि इससे भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बात रही सर्विस की, तो सर्विस भी बहुत अच्छी है, टॉप नॉच गाड़ी की माइलेज है, कंफर्ट है, और सबसे बड़ी सेफ्टी। अगर रोड पे चल रहे हैं तो सेफ्टी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो इस गाड़ी में सेफ्टी बिल्कुल बेस्ट है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर तरीके से मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद आई, और टाटा की भागने की सच कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको गाड़ी के डिज़ाइन अच्छे लग रहे हैं और तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि गाड़ी के इंजन, इस बोनट के अंदर एक बहुत कंप्लीट पैकेज है, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और सिर्फ कुछ सालों के लिए नहीं है, लंबे सालों के लिए, क्योंकि 3 साल इस गाड़ी को हो गए हैं, कभी कोई ऐसी मेजर इशू, कोई नॉइस, इंजन की नॉइस या कुछ ऐसा कभी नहीं आया। तो अभी तक तो ओवरऑल ये बहुत बढ़िया चल रही है, और आई होप जिस हिसाब से इसका अभी मुझे भी पावर फील होती है कि आने वाले सालों में भी कोई दिक्कत इसमें भी नहीं आने वाली है। लॉन्ग टर्म रखने का प्लान है इस गाड़ी को। और आप देखो, XM लिया था इन्होंने 870 में, इतनी कंप्लीट गाड़ी मिली है। अभी भी सोच के लगता है कि यार बहुत ज़बरदस्त डील थी। आज 870 में आप जाके देखो कौन कौन सी गाड़ियां आ रही है। एक फुल्ली लोडेड जिसमें एक्सेसरीज लगा देती है कंपनी, एस्प्रेसो पहुंच जाती है 680 तक। वो 680 की एस्प्रेसो लोगे या फिर एक 870 की इतनी कंप्लीट गाड़ी लोगे, और ये लेने में जो होशियारी है वो आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच स्वप्निल फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ नेक्सॉन लॉन्ग टर्म ओनरशिप एक्सपीरियंस, एंड सी यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय। बाय।